भारत और उसके पड़ोसी देशों की हाल की घटनाओं ने पूरे दक्षिण एशिया में एक नई हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देशों में ऐसी गतिविधियां देखी गईं जो न केवल उनकी आंतरिक राजनीति को प्रभावित करती हैं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से भी गहराई से जुड़ी हुई है। ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब भारत की वैश्विक कूटनीति अपने सबसे मजबूत दौर में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका को स्थापित कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इस स्थिरता को हिला देना चाहती हैं, और इन ताकतों की जड़ें कहीं न कहीं उन अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्कों तक जाती हैं जो दशकों से विश्व राजनीति को अपनी छाया में नियंत्रित करते आए हैं। हाल के महीनों में नेपाल की सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन, सरकारी भवनों में आगजनी और शासन परिवर्तन की घटनाएं केवल असंतोष की अभिव्यक्ति नहीं थीं, बल्कि सोची समझी रणनीति का हिस्सा थीं। वहीं बांग्लादेश में भी शेख हसीना की सरकार, जिसने भारत के साथ गहरे संबंध बनाए, अचानक अस्थिर कर दी गई, और ये बात साफ दिखने लगी कि दक्षिण एशिया में कोई ऐसा बाहरी तंत्र सक्रिय है जो इन देशों के भीतर अस्थिरता फैला रहा है। रिपोर्टों के अनुसार यह सब एक बड़े जियोपॉलिटिकल डिजाइन का हिस्सा था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दबाव बनाना था। अगस्त 2024 का महीना इस पूरे घटनाक्रम का निर्णायक मोड़ साबित हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और फिर चीन की यात्रा पर निकले और वहां SCO सम्मेलन में भाग लेने गए। यह वही सम्मेलन था जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल हुए। लेकिन इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय खुफिया नेटवर्क में एक सनसनीखेज जानकारी घूमने लगी कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक घातक हमला योजना में है। यह साजिश लगभग उसी समय रची जा रही थी जब बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल अपने चरम पर थी। भारतीय और रूसी खुफिया एजेंसियों ने मिलकर इस खतरे को भांप लिया और उसकी जांच शुरू की। प्रारंभिक सुरागों से पता चला कि यह योजना दक्षिण एशिया में बैठे कुछ एजेंटों के जरिए बनाई जा रही थी, जिनका संबंध एक बड़ी विदेशी खुफिया एजेंसी से था। दोनों देशों की एजेंसियों ने संयुक्त रूप से इस षड्यंत्र को नाकाम कर दिया, लेकिन इसे लेकर चीन की सुरक्षा एजेंसियों में भी हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस देश की धरती पर यह घटना संभव थी, उस पर सीधा कूटनीतिक दबाव आता। ऐसे में चीन ने तत्काल सुरक्षा के स्तर को बढ़ाया, जबकि रूस की ओर से राष्ट्रपति पुतिन ने खुद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात का अनुरोध किया। 31 अगस्त की तारीख इस कहानी में एक खास जगह रखती है, क्योंकि उसी दिन पुतिन और मोदी की यह ऐतिहासिक मुलाकात हुई। दोनों नेता लगभग 45 मिनट तक एक ही वाहन में बंद बातचीत करते रहे, बिना किसी ट्रांसलेटर या प्रोटोकॉल अधिकारी के। यह बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि यह असामान्य कदम था। तभी उस दिन एक और खबर आई जिसने स्थिति को और रहस्यमय बना दिया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से, जहां एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी टेरेनस एरबल जैक्सन मृत पाया गया। बताया गया कि वह अमेरिकी स्पेशल फोर्स से जुड़ा हुआ था और उसकी रहस्यमय मौत वेस्टर्न नामक होटल में हुई थी। उसकी ड्रिंक में कथित तौर पर पोलोनियम केमिकल मिलाया गया था। जांच एजेंसियों ने पाया कि यह वही व्यक्ति था जो PM मोदी की हत्या की साजिश से जुड़ा हो सकता था। इसकी मृत्यु की खबर जैसे ही फैली, ढाका की पुलिस उस कमरे तक नहीं पहुंच पाई। अमेरिकी दूतावास के अधिकारी सीधे पहुंचे, शव को अपने नियंत्रण में लिया और मीडिया को कवरिंग की अनुमति नहीं दी। यह सब कुछ बेहद योजनाबद्ध ढंग से हुआ। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA, जो पहले भी कई देशों में शासन बदलने में शामिल रही है, इस पूरे ऑपरेशन के पीछे हो सकती है। CIA की वही नीति कि जहां सीधा युद्ध नहीं संभव, वहां राजनीतिक छेड़छाड़ से नतीजा हासिल किया जाए। इस बात को और बल तब मिला जब रिपोर्ट आई कि अगस्त के शुरू में 150 से अधिक अमेरिकी सैनिक बांग्लादेश में ट्रेनिंग के नाम पर पहुंचे थे। लेकिन ये ट्रेनिंग किसके लिए थी और वास्तव में किस उद्देश्य से थी, इसका कभी स्पष्ट जवाब नहीं मिला। सवाल ये भी उठा कि अमेरिका को अचानक बांग्लादेश के सैनिकों की चिंता क्यों हुई। यही वह समय था जब भारत ने वहां अपनी सैन्य उपस्थिति अस्थायी रूप से बढ़ा दी थी, ताकि किसी भी खतरे का समय रहते पता लगाया जा सके। इसी बीच रूस की एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट भारत को सौंपी, जिसमें पुष्टि की गई थी कि ढाका में तैनात यह अधिकारी भारत पर हमले की साजिश में शामिल था। 31 अगस्त को, जिस समय मोदी और पुतिन एकांत में बातचीत कर रहे थे, उसी समय टेरेंस की मौत हो चुकी थी। यानी यह पूरा नेटवर्क उसी दिन ध्वस्त कर दिया गया। अगले ही सप्ताह 2 सितंबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम में भाषण दिया। वहां उन्होंने कहा कि वे हाल ही में जापान और चीन की आधिकारिक यात्रा से लौटे हैं, और जब दर्शक तालियां बजाने लगे तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं गया था इसलिए बजा रहे हो या लौट आया हूं इसलिए।
बेहद सामान्य सा वाक्य था, लेकिन अब विशेषज्ञ मानते हैं कि वह एक गंभीर संदेश था जो केवल कुछ लोगों को समझ आया। यह संकेत था कि वे एक बड़ी साजिश से बचकर लौटे हैं। यह बात अब कई रिपोर्टों में पुष्ट होती जा रही है कि पीएम मोदी पर हमला वास्तव में होने वाला था, परंतु भारत और रूस की संयुक्त कार्रवाई ने उसे नाकाम कर दिया। इसके बाद अमेरिका और भारत के बीच एक अदृश्य तनाव की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार भारत के खिलाफ बयान दिए, कभी बांग्लादेश के समर्थन में तो कभी पाकिस्तान की वकालत करते हुए। ट्रंप पहले कहते थे कि भारत हमारा रणनीतिक सहयोगी है, परंतु अब उनके बयान पल पल बदलते दिखे। उसी दौरान बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक नई सरकार बनी, जिसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त बताया गया। शेख हसीना की गिरती सरकार के बाद से दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता नजर आने लगा, लेकिन भारत ने भी अपनी रणनीति बदल दी। अब प्रधानमंत्री मोदी किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहे जहां ट्रंप की मौजूदगी हो या सुरक्षा एजेंसियां खतरे की संभावना जताएं। मिस्र में हाल ही में हुए गाजा पीस समिट में भी भारत ने भाग नहीं लिया और आगामी आसियान सम्मेलन के लिए भी यही निर्णय हुआ। यह भारत की सुरक्षा नीति में किया गया बड़ा बदलाव था। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव का अर्थ कायरता नहीं बल्कि सतर्कता है, क्योंकि अब भारत अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहता। दूसरी ओर रूस ने एक बार फिर यह साबित किया कि उसकी दोस्ती भारत के लिए केवल औपचारिक नहीं बल्कि वास्तविक है। पुतिन ने इस पूरे मामले के बाद भारतीय एजेंसियों से समन्वय मजबूत करने के आदेश दिए और दोनों देशों की खुफिया साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाया गया। इस साजिश के उजागर होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा शुरू हो गई कि CIA दक्षिण एशिया में फिर सक्रिय हो गई है। न केवल बांग्लादेश बल्कि नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान में भी कई राजनीतिक गतिविधियों के पीछे उसकी छाया दिखाई देती है। नेपाल में हुए प्रदर्शन के दौरान जिन सोशल मीडिया अकाउंटों से हिंसा को उकसाया गया था, उनमें से कई विदेशी IP एड्रेस से संचालित पाए गए। वहीं बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शनों के तुरंत बाद अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का पहुंचना भी सवालों के घेरे में है। ट्रंप प्रशासन इस क्षेत्र में सैन्य अड्डा स्थापित करने की तैयारी में जुटा है। बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर भी अमेरिका ने औपचारिक प्रस्ताव दिया था, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ठुकरा दिया और यहीं से दोनों देशों के बीच दूरी बढ़ी। अब विश्लेषक यह मानते हैं कि शेख हसीना की सरकार गिरना सिर्फ घरेलू राजनीति नहीं बल्कि उस इनकार की सजा थी। भारत के लिए यह चेतावनी थी कि यदि वह स्वतंत्र नीतियां अपनाएगा तो वही शक्तियां उसके खिलाफ भी सक्रिय हो सकती हैं। इसलिए जब मोदी और पुतिन का वह गुप्त सम्मेलन हुआ तो उसमें केवल हमले की जानकारी नहीं बल्कि आगे की रणनीति भी तय की गई। उसके बाद भारत की एजेंसियों ने दक्षिण एशिया के कई शहरों में गुप्त नेटवर्क की पहचान शुरू की। कुछ गिरफ्तारियां भी हुईं जिनकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। अब जबकि घटनाएं धीरे धीरे खुल रही हैं, यह स्पष्ट होता जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की हत्या की जो योजना बनाई गई थी, वह वास्तव में दक्षिण एशिया में अस्थिरता लाने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य भारत की नेतृत्व वाली नीति को रोकना था। परंतु भारत और रूस ने मिलकर न केवल उसे विफल किया बल्कि यह भी दिखाया कि नई दिल्ली अब दबाव में आने वाला देश नहीं है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के बयानों ने भी यह इशारा दिया कि भारत अब किसी भी साजिश का सामना करने के लिए तैयार है। उनका प्रत्येक कदम अब सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय से तय होता है। यह वही भारत है जो पहले केवल प्रतिक्रियात्मक नीति अपनाता था, लेकिन अब पूर्वानुमान के साथ रणनीति बनाता है। इस पूरे प्रकरण से एक बड़ा संदेश दक्षिण एशिया की राजनीति को मिला कि भारत की स्थिरता से छेड़छाड़ करना आसान नहीं है, चाहे कोशिश किसी भी तरफ से क्यों न की जाए। और यह भी कि मोदी पर हमले की असफल कोशिश ने भारत की खुफिया ताकत को और मजबूत कर दिया। CIA की रणनीति दक्षिण एशिया में अब इतने स्पष्ट संकेत दे चुकी है कि नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार की राजनीति में एक बाहरी प्रभाव निर्णायक भूमिका निभा रहा है। इसी दौरान कूटनीतिक हलकों में यह बहस भी शुरू हुई कि क्या अमेरिका भारत और चीन के बढ़ते तालमेल से चिंतित है, क्योंकि SCO सम्मेलन में मोदी, पुतिन और जिनपिंग का एक फ्रेम ही इस बात का प्रतीक था कि एशिया नए शक्ति समीकरण की ओर बढ़ रहा है और यह दृश्य वॉशिंगटन के लिए असुविधाजनक था। इसलिए इस सम्मेलन के बाद जो घटनाएं सामने आईं, वे केवल संयोग नहीं हो सकती। जब प्रधानमंत्री मोदी चीन की धरती से सुरक्षित लौटे तो यह केवल एक यात्रा की वापसी नहीं बल्कि एक बड़े संकट से सफलतापूर्वक निपटने की कहानी थी।
और आज भी जब इस घटना को पीछे मुड़कर देखा जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत और रूस की खुफिया एजेंसियों ने उस समय जो कदम उठाए वे निर्णायक रहे, वरना संभव था कि दक्षिण एशिया की तस्वीर कुछ और होती। अब जबकि सोशल मीडिया पर लगातार इस साजिश के प्रमाणों और दावों पर चर्चा चल रही है, सवाल यह उठता है कि क्या यह खतरा टल गया है या केवल शुरुआत थी। आने वाले महीनों में यह तय होगा कि इस क्षेत्र की राजनीति किस दिशा में जाएगी, पर इतना निश्चित है कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। उसने यह दिखा दिया है कि साजिश कितनी भी गहरी क्यों न हो, जवाब उसका और गहरा हो सकता है।